अरुणाचल प्रदेश के एक कस्बे में रहती थी जो चाइना बॉर्डर के काफी पास था। ओंकिला के खानदान में उसकी बूढ़ी माँ और उसके 3 बच्चे रहते थे। ओंकिला के खानदान का खर्चा खेती और किसानी से चलता था। क्योंकि ओंकिला का गांव चाइना के पास था, इसीलिए ओंकिला को मोमोज, चाउमीन, वेज हक्का नूडल्स, मंचाओ सूप जैसे चाइनीज व्यंजन बेहद अच्छी तरह बनाने आते थे। ओंकिला की माँ खेत में काम करती और ओंकिला घर में रहकर ही खाना बनाया करती। क्या हुआ माँ, आज आने में इतना वक्त कैसे लग गया? बहुत सारे गांव वालों के साथ हमारा खेत भी मिलिट्री के पास जा रहा है। अगर ऐसा हो गया तो हमारी तो रोजी रोटी छिन जाएगी। लेकिन हमारी जमीन गई तो हमें तो मुआवजा भी मिलेगा ना। कोई चीज अपने पास हो तो उसकी बात ही कुछ और होती है। पैसा तो हाथ में आते ही खर्च होने लगता है। तुम चिंता मत करो माँ, इनकम का कोई दूसरा इंतजाम जरूर हो जाएगा। आज मैंने मोमोज बनाए हैं, अब खा लो। दीदी, आप मोमोज बहुत अच्छी बनाती है, खाकर मजा आ जाता है। छुटुआ, मोमोज तो खूब खा रहा है। जरा ये तो बता, गणित में कितने नंबर आए हैं? 10 में से 0 अंडा। ओंकिला, तू इसे तालीम नहीं देती है क्या? अगर यही हाल रहा तो ये पास ही नहीं हो पाएगा। माँ, इसे किसी अच्छे ट्यूशन की जरूरत है, ये मेरे तालीम देने से नहीं लेता। अगले दिन शाम को घर आकर माँ ने कहा, ओंकिला, हमारी जमीन चली गई, 2 लाख रुपए मिले हैं। क्या हम इन रुपयों से गांव में कोई काम शुरू कर दें? माँ, गांव में तो कोई काम धंधा नहीं है, मैं शहर चली जाती हूँ। कोई काम धंधा सेट हो जाएगा तो मैं आपको पैसे भेजती रहूंगी। लेकिन तू कौन से शहर जाएगी? मैं दिल्ली चली जाती हूँ। तो विशाखापट्टनम चली जा, वहाँ हमारे गांव का नौरेन काम करता है। परदेश में किसी जान पहचान के व्यक्ति से बेहद सहायता मिल जाती है। ओंकिला आंध्र प्रदेश में समुद्र के किनारे बसे शहर विशाखापट्टनम पहुँची और अपने गांव के लड़के नौरेन से मिली। मैं यहाँ काम की तलाश में आई हूँ, तुम मुझे यहाँ पर काम दिलवा दो। तुम्हें क्या आता है? मैं सारे चाइनीज फूड बना लेती हूँ। मैं जिस रेस्टोरेंट पे काम करता हूँ वहाँ एक मोमोज बनाने वाली की जरूरत है, मैं उनसे बात करता हूँ। नौरेन ने रेस्टोरेंट के मालिक विष्णु से बात की और ओंकिला को मोमोज बनाने का काम मिल गया। रेस्टोरेंट समुद्र के किनारे पर ही था। लोग बीच पर घूमने आते और दावत का लुत्फ उठाते। ओंकिला के हाथ के लजीज मोमोज लोगों को बेहद पसंद आ रहे थे। रेस्टोरेंट के मालिक विष्णु की कमाई दिन दोगुनी रात चौगनी बढ़ रही थी। लेकिन कमाई बढ़ने के साथ विष्णु अपने बावर्चियों की तनख्वाह नहीं बढ़ा रहा था। वो ओंकिला को केवल 10,000 देता था। ओंकिला के लिए बचत करना और अपने घर पैसे भेजना बेहद मुश्किल हो रहा था। मुझे यहाँ आए हुए 6 महीने हो गए। मैं घर पर मुश्किल से 8-10 हजार रुपए ही भेज पाई हूँ। माँ के लिए घर चलाना बेहद मुश्किल हो रहा होगा। अगले दिन ओंकिला ने रेस्टोरेंट के मालिक से कहा, मालिक, मेरी सैलरी 15,000 कर दीजिए, मैं घर पर पैसे नहीं भेज पा रही हूँ। तो मैं क्या करूँ? मैंने क्या तुम्हारे परिवार को पालने का ठेका ले रखा है? मैंने तुम्हें काम दिया है, यही मेरा तुम पर बहुत बड़ा एहसान है। सैलरी नहीं बढ़ेगी, जाओ अपना काम करो। उस समय ओंकिला के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसीलिए उसने रेस्टोरेंट में काम करना जारी रखा। रेस्टोरेंट के पास अक्सर एक कुत्ता आया करता था। ओंकिला ने उसका नाम मोती रख दिया था। मोती जब भी आता, ओंकिला उसे 2 मोमोज खाने के लिए देती। एक दिन रेस्टोरेंट के मालिक ने ओंकिला को कुत्ते को मोमोज खिलाते हुए देख लिया। मोमोज बनाने का सामान तुम्हारे बाप के पैसों से नहीं आता, जो तुम कुत्ते को मोमोज खिलाए जा रही हो। 2 मोमोज अगर कुत्ता खा लेगा तो आपका कौन सा नुकसान हो जाएगा? जरा सी बात पर आप मेरे माँ बाप को क्यों बीच में ला रहे हैं? इन मोमोज के पैसे तुम्हारे सैलरी से कटेंगे। उस महीने विष्णु ने ओंकिला को बस 8,000 रुपए दिए। रेस्टोरेंट के मालिक के क्रूर बर्ताव की वजह से ओंकिला ने एक फैसला लिया। ओंकिला ने नौरेन से कहा, मैं यहाँ पर काम छोड़ रही हूँ, अब मैं अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करूँगी। लेकिन उसके लिए तुम्हें काफी सारा सामान खरीदना होगा और एक काउंटर भी चाहिए होगा जिस पर रखकर तुम मोमोज बेच सको। क्या तुम्हारे पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसे है? कुछ रुपए है मेरे पास और थोड़े तुम दे दो। ओंकिला ने समुद्र के किनारे एक काउंटर पर अपने मोमोज बेचना शुरू कर दिए। अब विष्णु के रेस्टोरेंट पे कम लोग ही मोमोज खाने जाते। बीच पर घूमने वाले ज्यादातर लोग ओंकिला के मोमोज खाते। ओंकिला अब लगभग 20,000 रुपए महीने कमाने लगी थी।
विष्णु को ओम किला के काउंटर पर भीड़ लगी देखकर चिंता होने लगी। अभी तक तो केवल मेरे रेस्टोरेंट पर ही चाइनीज फूड बिकता था, लेकिन इस लड़की ने तो मेरा धंधा ही बंद करवा दिया। किसी दिन ये मेरी तरह रेस्टोरेंट भी खोल सकती है। कांटों का पेड़ बड़ा हो उससे पहले ही उसे उखाड़ देना उचित है। विष्णु एक दिन ओम किला के पास जाकर बोला, ओम किला, मेरे नए वर्कर्स अच्छे मोमोज नहीं बना पा रहे। मैं चाहता हूँ तुम मेरे रेस्टोरेंट में वापस आ जाओ। मैं तुम्हारी सैलरी 2000 बढ़ा दूंगा। नहीं सर, अब मैं 20,000 कमाती हूँ। मुझे अब आपके रेस्टोरेंट में काम करने की जरूरत नहीं है। तो तुम अपना धंधा मेरे रेस्टोरेंट से कहीं दूर शिफ्ट कर लो। क्यों कर लूं? क्या बीच की सारी जमीन आपके पिताजी की है? ओम किला के मुंह से उल्टा जवाब सुनकर विष्णु का खून खौलने लगा। आप मोमोज के अलावा और भी चीजें बेचते हैं, आप उन्हीं पर फोकस कीजिए। और अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपना रेस्टोरेंट कहीं और शिफ्ट कर लीजिए। अभी तक ये लड़की मुझसे सैलरी मांगती फिरती थी और अब ये मुझे ही जवाब दे रही है। इसके घमंड को चूर चूर नहीं किया तो मेरा नाम भी विष्णु चंद्र देसाई नहीं। उस रात जब ओम किला अपने रूम पर पहुंची तो 2 आदमियों ने उसे पकड़ लिया। अगर तुमने अपना धंधा विष्णु भाई के रेस्टोरेंट से अलग नहीं किया तो तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए ये अच्छा नहीं होगा। हमारी पहुंच अरुणाचल प्रदेश तक है, तुम्हारे परिवार पर भी हमारी नजर है। दोनों आदमी ओम किला को धमकाकर वहां से चले गए। ओम किला को बेहद देर बाद सांस आई। उसने अपनी माँ को फोन लगाकर सारा मसला कह सुनाया। तू डरना मत बेटी, यहाँ कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तू अपना धंधा जारी रख। तू इसी समय पुलिस के पास जा। ओम किला ने पुलिस के पास जाकर शिकायत की। पुलिस विष्णु के पास पहुँची। विष्णु भाई, आप यहाँ के इज्जतदार इंसान हैं। क्या आप किसी की जान लेकर हत्यारा बनना चाहते हैं? नहीं इंस्पेक्टर साहब, किसी की जान लेने का मेरा कोई इरादा नहीं है। मैं तो सिर्फ उस लड़की को डराना चाहता था। इस तरह डराने धमकाने वाले काम मत कीजिए, वरना आपके लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। उस लड़की को अपना बिजनेस करने दीजिए। पुलिस के वहाँ से जाने के बाद विष्णु सोचने लगा, बल से काम नहीं चलेगा, मैं फंस जाऊंगा। दिमाग से काम लेना होगा। कुछ दिनों बाद ओम किला के पास एक लड़की आई। हेलो मैम, मैं हिंदुस्तान पे कंपनी की तरफ से आई हूँ। प्लीज आप हमारा कोड स्कैनर लगवा लीजिए। इसके तो पैसे जाएंगे, ये फ्री है। आप मुझे अपना मोबाइल दीजिए, मैं आपका अकाउंट इससे लिंक कर देती हूँ। बहुत सारे कस्टमर ऑनलाइन पेमेंट की मांग किया करते थे, इसीलिए ओम किला ने सोचा कि उसे स्कैनर लगवा ही लेना चाहिए। ओम किला ने अपना मोबाइल उस लड़की को दे दिया। वो लड़की एक हैकर थी जिसे विष्णु ने भेजा था। लड़की ने ओम किला के बैंक अकाउंट से सारे पैसे निकाल लिए। ये लीजिए, हो गया। अगले दिन ओम किला जब अपने एटीएम से पैसे निकालने पहुंची तो उसे पता चला कि उसके बैंक अकाउंट में एक भी पैसा नहीं है। ओम किला तुरंत बैंक गई और उसने अपने अकाउंट के बारे में पूछताछ की। बैंक में उसे बताया गया कि वो ऑनलाइन धोखाधड़ी की शिकार हो गई है। ओम किला समझ गई कि हिंदुस्तान पे वाली लड़की ने उसे धोखा दिया। ओम किला ने पुलिस स्टेशन में उस लड़की की रिपोर्ट लिखाई, लेकिन उस लड़की का कहीं भी पता नहीं चला। उधर विष्णु ने ओम किला का काउंटर भी चोरी करवा दिया, जिसमें ओम किला अपना सारा सामान रखा करती थी। ओम किला के पास अब ना तो इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे थे और ना ही खाना बनाने का सामान। वो रोती हुई नौरेन के पास पहुंची। मैं लुट गई नौरेन। क्या हुआ ओम किला, तुम रो क्यों रही हो? ओम किला ने नौरेन को सारा मसला कह सुनाया। क्या तुम मुझे 10,000 रुपए दे सकते हो? नौरेन 2 दिन पहले ही गांव से लौटा था। मुझे माफ कर देना ओम किला, मैं परसों ही अपने बहन की शादी करके लौटा हूँ। मेरे सारे पैसे उसमें ही खर्च हो गए। ओम किला बीच पर बैठकर रोने लगी। तभी वहाँ वही कुत्ता मोती आया, जिसे वो मोमोज खिलाया करती थी। आज मेरे पास तुम्हें खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है, पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हूँ। मोती अचानक एक देवता में बदल गया। मैं समुद्र का देवता वरुण हूँ और कुत्ते के रूप में बीच पर टहलकर लोगों की परीक्षा लेता हूँ। आपने मुझे दर्शन क्यों दिए? मैं तो कभी पूजा पाठ भी नहीं करती। भगवान हमेशा किसी जीवित प्राणी के रूप में ही परीक्षा लेने आते हैं। वरुण ने ओम किला को कुछ बीज दिए। इन बीजों को समुद्र के रेत पर फैला देना। इनसे जो पौधे निकलेंगे उन पर मोमोज आएंगे, जिन्हें सब बस तुम ही अलग कर पाओगी।
इतना कहकर समुद्र देव वहाँ से गायब हो गए। ओंकिला ने बीजों को बीज पर डाला और अगले ही दिन उनमें से पौधे निकल आए जिन पे मोमोज के फल लगे हुए थे। ओंकिला ने मोमोज को तोड़कर एक टोकरी में रखा और मोमोज बेचने लगी। उन मोमोज में वही स्वाद था जो ओंकिला के हाथों से बने मोमोज में होता था। विष्णु को जब पता लगा कि ओंकिला ने बीज पर मोमोज के पौधे उगाए हैं, तो वो रात में मोमोज के पौधे तोड़ने पहुंच गया। विष्णु ने एड़ी चोटी का जोर लगाया, लेकिन ना एक भी मोमोज टूटा और ना ही एक भी पौधा जमीन से बाहर निकला। विष्णु बाजार जाकर जहरीले कीटों वाली दवाई ले आया जो फसल को नष्ट कर देते हैं। उसने मोमोज के पौधों पर कीड़ों को छिड़क दिया। अब आएगा मजा। लेकिन तभी एक तेज समुद्र की लहर आई और उसने सारे मोमोज के पौधों से कीड़ों को साफ कर दिया। विष्णु एक दरख्त के दुकान में जाकर ढेर सारा दरख्त उठा ले आया और उसने दरख्त को मोमोज के पौधों पर रख दिया और फिर उसने उन सारे दरख्तों पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। विष्णु को लगा कि अब काम बन जाएगा, लेकिन तभी बीच पर जोरदार बारिश होने लगी और आग बुझ गई। बारिश को भी अभी आना था। तभी वहाँ पर नौरेन आ गया। ये सब आप क्या कर रहे हैं मालिक? ओंकिला ने मुझे बताया था कि ये मोमोज किसी देवता के वरदान है, कोई इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं नास्तिक हूँ, मुझ पर इन देवताओं और वरदानों की बातों का कुछ असर नहीं होगा। मैंने अपनी जिंदगी में सब कुछ अपनी मेहनत से हासिल किया है और मैं तुम्हें ओंकिला की फ्री के मोमोज को तबाह करके दिखाऊंगा। तभी ओंकिला वहाँ आ गई। विष्णु सर, आप मेरे मोमोज के पौधों को कोई नुकसान मत पहुँचाइए, वरना मैं फिर से पुलिस के पास जाकर आपकी कंप्लेन कर दूंगी। अगर ये बार बार पुलिस के पास गई तो मेरी तो इमेज खराब हो जाएगी। अभी तो यहाँ से चले जाना ही ठीक होगा। तुम गलत समझ रही हो ओंकिला, मैं तो बस यहाँ इन मोमोज को देखने आया था। अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। नौरेन, तुम मेरे साथ आओ। विष्णु नौरेन को साथ लेकर अपने घर पहुँचा। नौरेन, तुझे मेरा एक काम करना है। कैसा काम सर? तू अपने गाँव जा और किसी तरह ओंकिला की माँ और उसके भाइयों को बीमार कर दे। अगर वो बीमार पड़ गए तो ओंकिला को उनकी देखभाल के लिए घर वापस जाना पड़ेगा और इसी तरह ओंकिला रास्ते से हट जाएगी और तुझे मैं इस काम के 50,000 दूंगा और अगर तूने इनकार किया तो मैं तुझे नौकरी से निकाल दूंगा। नौरेन मुसीबत में पड़ गया। उस रात वो सो नहीं पाया। हे भगवान, मैं क्या करूं? मैं नौकरी नहीं छोड़ सकता, नहीं तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। मेरे पास इस काम को पूरा करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। आगे जो होगा देखा जाएगा। आखिर मैं ये पाप खुद से तो नहीं कर रहा, मैं तो बस मजबूरी में कर रहा हूँ। भगवान, मुझे माफ करना। नौरेन अपने गांव गया और ओंकिला के घर मिठाई का डब्बा लेकर पहुँच गया। ओंकिला की माँ नौरेन की मौसी लगती थी। मौसी, मैंने नई मोटरसाइकिल खरीदी है, इसकी मिठाई लेकर आया हूँ। ओंकिला की माँ नौरेन पर बेहद यकीन करती थी। बेहद खुशी की बात है बेटा। और सुनाओ, घर पर सब कुछ अच्छा तो है ना? और ओंकिला कैसी है? घर पर सब कुछ अच्छा है और ओंकिला की भी अच्छी कमाई हो रही है। आपकी बेटी बहुत मेहनती है, ऐसी बेटी किस्मत वालों को मिलती है। कुछ देर बातें करने के बाद नौरेन वहाँ से चला गया। ओंकिला की माँ और उसके भाइयों ने मिठाई खा ली। उन चारों को बुखार आ गया और वो चारों बुरी तरह बीमार पड़ गए। ओंकिला को अपने परिवार की देखभाल के लिए घर लौटना पड़ा। अब मुझे कोई डर नहीं। इन पौधों को उखाड़ नहीं सकते, लेकिन खत्म जरूर कर सकते हैं। विष्णु एक रोड रोलर ले आया और उसने रोलर को पौधों पर चढ़ा दिया, लेकिन उससे भी पौधों का कुछ नहीं बिगड़ा। रोलर ऊपर से गुजर जाने के बाद पौधे फिर से वैसे ही खड़े हो गए। विष्णु गुस्से से पागल हो गया। उसे सामने वही कुत्ता मोती दिखा। विष्णु ने अपना गुस्सा कुत्ते के ऊपर निकालना चाहा। आज मैं इस कुत्ते को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। विष्णु कुत्ते पर रोड रोलर चढ़ाने ही वाला था कि तभी कुत्ता समुद्र देव में बदल गया और समुद्र देव ने विष्णु को रोलर सहित उठाकर समुद्र के बीचों बीच फेंक दिया। बचाओ, बचाओ, मुझे तैरना नहीं आता, कोई मुझे बचाओ। समुद्र देव उसके पास जाकर बोले, मैं तुम्हें बचा सकता हूँ, लेकिन पहले मुझे वचन दो कि ओंकिला के काम में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करोगे।
मैं वादा करता हूँ ओंकिला के व्यापार में किसी तरह की बाधा नहीं डालूंगा। उसके पैसे वापस कर दूंगा और उसका काउंटर भी। तब समुद्र देव ने विष्णु को उठाकर समुद्र के किनारे फेंक दिया और वो वहाँ से गायब हो गए। तभी वो ओंकिला के घर पहुँचे और उसके सारे परिवार को ठीक कर दिया। ओंकिला शहर वापस लौट आई और उसका काम पहले की तरह चलने लगा। एक गांव में हरिया अपनी बीवी बिन्नी और 5 साल के बेटे सोनू के साथ रहता था। हरिया और उसकी बीवी जमींदार के खेत में काम करते थे। सोनू भी उनके साथ खेतों में जाता है और पेड़ पौधों के पास खेलता है। कभी वो उसकी डाल पर चढ़ता है तो कभी उससे फल खाता है। हरिया और उसके परिवार की ऐसी ही जिंदगी बसर हो रही थी। हर रोज की तरह सोनू आज भी अपने अम्मी अब्बू के साथ खेतों में काम करने जाता है। हरिया अपने बेटे को पढ़ाना चाहता है, लेकिन सोनू कम अक्ल है। तभी वहां जमींदार माखन सिंह भी आ जाता है। हरिया, इस बच्चे को स्कूल भेजो या काम पर लगाओ, लेकिन मेरे पेड़ों से दूर रखो। ये मेरे फल खा जाता है, मुझे इससे बहुत नुकसान होता है। हुजूर, बच्चा है इसीलिए वहां छोड़ते हैं, इसको धूप में कैसे रखेंगे? अरे तो तेरा बच्चा है ना, इसको स्कूल भेज, यतीम खाने भेज, जहां मर्जी है वहां भेज, लेकिन मेरे फल क्यों खिलाता है इसे? ठीक है हुजूर, वो कल से आपके फल नहीं खाएगा, मैं उसे वहां नहीं जाने दूंगा। माखन सिंह ये बोलकर चला जाता है। क्या हुआ? तुम इतनी फिक्र में क्यों हो? सोनू को स्कूल में दाखिला नहीं मिल रहा, घर में अकेले छोड़ नहीं सकते और खेत में धूप में रख नहीं सकते। सिर्फ जमींदार के बागीचे का ही सहारा है, लेकिन अब वहां भी मुश्किल है। अब सोनू कहाँ रहेगा? मैं स्कूल जाकर एक बार मैडम जी से बात कर लूंगी। अगर वे हमारे सोनू को पढ़ा दें तो। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुझे समझ नहीं आता? जब मास्टरनी जी ने बोल दिया है कि सोनू कम अक्ल है, तो वो इसे नहीं पढ़ाएंगी। अच्छा ठीक है, अभी काम करते हैं, फिर सोचते हैं कि क्या करना है। दोनों जुताई में लग जाते हैं। सोनू आम के पेड़ की डाल पर झूल रहा है और बढ़िया आम खा रहा है। ये आवाज कहाँ से आ रही है? कौन है वहाँ? अरे मैं पेड़ हूँ, जादुई पेड़, और तुम मेरी डाल पर बैठे हो। ये सारे आम तुम्हारे हैं, तुम मेरे सबसे अजीज दोस्त हो। अरे वाह, तुम बोलते भी हो? हाँ मेरे दोस्त, मैं बोलता भी हूँ, और अब से तुम यहाँ रोज आना। पेड़ और सोनू बात कर रहे हैं, तभी वहाँ जमींदार माखन सिंह एक अखबार पढ़ते हुए आ जाता है। भारत में आएगी आलू की मशीन, एक तरफ से आलू डालो और सोना निकालो। अरे वाह, मैं तो इससे बहुत दौलतमंद हो जाऊंगा। सबसे पहले मैं ही इस मशीन को खरीदूंगा और अपने सभी खेतों में आलू की काश्तकारी करूंगा, और सिर्फ 1 महीने में ही पूरे मुल्क में सबसे दौलतमंद हो जाऊंगा, और लगभग 1 साल में तो मैं बिल गेट्स को भी पीछे छोड़ दूंगा। अरे वाह, मैं तो बेहद दौलतमंद हो जाऊंगा। अब चाहे जो भी हो, मैं ये मशीन खरीद के ही रहूंगा। सोनू जमींदार की सारी बातें सुन लेता है और जमींदार ख्वाब देखते हुए अपने घर पहुंच जाता है। सोनू, तू अब तालीम पर तवज्जो दिया कर। जमींदार तुझे अब खेतों में नहीं घुसने देगा। क्यों नहीं घुसने देगा? वो आम का पेड़ तो मेरा दोस्त है, और मेरे दोस्त ने मुझे बोला है कि मैं रोज उसके पास आया करूं। देख ले बिन्नी, मैं कह रहा था ना कि सोनू कम अक्ल है। अब देख ले, पेड़ भी अब बोलने लगा और दोस्ती भी करने लगा। अब्बू, उसने वाकई बोला। सोनू, तू कल से घर पर ही रहेगा। अब्बू, मुझे कुछ पैसे चाहिए ताकि मैं आलू की मशीन खरीद सकूं।
और उससे सोना बना सकूं। फिर हमें खेतों में काश्तकारी नहीं करनी पड़ेगी और हम भी जमींदार बन जाएंगे। वाकई ये लड़का पूरा पागल हो गया है। तेरा लड़का पागल है, पागल। सभी सो जाते हैं, लेकिन सोनू के दिमाग में सिर्फ आलू की ही मशीन घूमती रहती है। अगले रोज सुबह सोनू उठकर सबसे पहले खेतों में पहुंच जाता है और फिर आम के पेड़ के पास पहुंच जाता है। आओ दोस्त, क्या हाल है तुम्हारे? अगर तुम मेरे दोस्त हो तो मुझे आलू से सोना बनाने वाली मशीन दे दो ना। बस इतनी छोटी सी बात, अरे अभी दे देता हूँ। पेड़ सोनू को आलू से सोना बनाने वाली मशीन दे देता है। सोनू उसे लेकर घर आता है और घर में पड़े एक आलू को मशीन में डाल देता है, लेकिन वो हैरान रह जाता है क्योंकि मशीन से सोने का आलू बाहर आने लगता है। वो खुशी से झूम उठता है और अपने अम्मी अब्बू को बुलाता है। वो भी सोनू के इस कामयाबी पर बहुत खुश होते हैं और कुछ ही महीनों में ही वो बहुत दौलतमंद बन जाते हैं। इस बात की खबर जमींदार को लग जाती है और वो हरिया के घर आता है। देखा हरिया, तुमने मेरे साथ दगा किया है। तुमने मेरे पेड़ से सोने की मशीन ले ली। वो पेड़ मेरे थे, वो मशीन मेरे पेड़ के पास थी, तो उस पे सबसे पहले मेरा हक है। वो मेरे बेटे की है, उसको उसके दोस्त ने दी है। तुमने उससे बहुत दौलत कमा ली है। मैं तुमसे दौलत वापस नहीं मांग रहा हूँ, लेकिन तुम मुझे वो मशीन वापस कर दो। हरिया अखलाक पसंद आदमी है और वो मशीन जमींदार को दे देता है। जमींदार बहुत सारे आलू खरीद लेता है, लेकिन जैसे ही उसने पहला आलू मशीन में डाला, मशीन खुद ब खुद वहां से गायब हो गई और जमींदार के होश उड़ गए, क्योंकि जमींदार ने सारे शहर का आलू 20 लाख रुपए में खरीदकर अपने घर में जमा कर लिया था, लेकिन अब वो उससे सोना न बना सका। आरती जिस मकान में रहती थी, उसके मकान मालिक उसे अपनी सगी बेटी की तरह प्यार करते थे। आरती ने उनका काफी ख्याल रखा था। उसके मकान मालिक और मालकिन एक रोज बाहर निकले और कभी लौटकर नहीं आए। उनका एक कार हादसे में इंतकाल हो गया। वो अपना घर आरती के हवाले छोड़ गए थे और आरती उसका अच्छे से ख्याल रखती थी। पर एक रोज मकान मालिक के बेटे और बहू आए। आरती, तुम्हें अम्मी अब्बू ने घर की जितनी चाबियां दे रखी हैं, वो सब लौटा दो मुझे। भाईजान, चचा और चची जान ने सिर्फ दरवाजे की ही चाबियां दी थी मुझे, और कोई चाबी नहीं है मेरे पास। देखो आरती, अब मैं आ गया हूँ तो तुम मुझे सारी चाबियां दे सकती हो और ये घर भी छोड़ दो। भाईजान, मेरे पास एक ही चाबी है और वो मैं आपके हवाले कर दूंगी। रही बात घर छोड़ने की, तो मेरे पास रहने के लिए और कोई आसरा नहीं है। मैं कहाँ रहूंगी भाईजान? तुम कहीं भी रहो, हमें क्या। अपना कमरा जल्द से जल्द खाली कर दो। भाभी, ऐसा मत कहिए। मेरा इस शहर में चाचा चाची के सिवा और कोई नहीं था। मुझे थोड़ा वक्त तो दीजिए। दुरुस्त है, इस महीने के आखिर तक इस घर से निकल जाना। और हाँ, फिर से कह रहा हूँ, अगर कोई चाबी है तुम्हारे पास तो चुपचाप मुझे सुपुर्द कर देना। भैया किस चाबी की बात कर रहे हैं? कहीं तहखाने की चाबी तो नहीं चाहिए उन्हें? पर तहखाने का दरवाजा तो खुला रहता है हमेशा। आखिर यहाँ ऐसा क्या है जिसके लिए भाईजान और भाभीजान मुझसे बार बार चाबी मांग रहे हैं? अरे, इस कमरे के अंदर नल क्यों खुला रह गया है? चचा जान चची जान भी क्या क्या अजीबोगरीब चीजें करते हैं। इतना गंदा पड़ा है ये नल भी।
आरती डर जाती है और तुरंत नल बंद कर देती है। उसे लगता है कि ये शायद नकली सोना होगा। जरूर ये चाचा चाची जान की कोई शरारत रही होगी। दिखने में, छूने में और वजन से तो ये असली सोना लग रहा है। आरती ऊपर जाकर भाभी को बताने ही वाली होती है कि भाभी ऊपर से उसका नाम लेकर आवाज लगाती हैं। आरती, अरे आरती किधर मर गई? हाँ भाभी जान, आई। अरे मैं आपके पास ही आ रही थी, मुझे आपको कुछ बताना है। मेरे पास तेरे से गप्पे लड़ाने का वक्त नहीं है, जरा बाजार से सब्जी ले आ। भाभी जान सुन तो लीजिए मेरी बात। तुमको यहाँ काम करने के लिए बुलाया है मैंने, बातें करने नहीं। अरे नहीं भाभी जान, ऐसा नहीं है। ठीक है, मैं बाजार से आकर बात करती हूँ आपसे। आरती ने अपने हाथों में 4 सोने के सिक्के ले लिए थे। बाजार जाते वक्त उसने पास वाले सुनार से सिक्के की जांच करवाई। सुनार ने उसे बताया कि ये सोने के सिक्के तो बिल्कुल असली और उम्दा किस्म के हैं। सुनार उसे शक की नजरों से देखते हुए पूछता है कि ऐसे सिक्के मिले कहां से। आरती ने कुछ जवाब नहीं दिया और वहां से चली गई। दूसरे रोज भाभी ने आरती से पूरे घर की सफाई में ही लगा दिया। जब भी आरती उनके पास बात करने जाती तो वो कोई नया काम थमा देती, और अगर आरती फिर भी बात करने की कोशिश करती तो भाभी उस पर चिल्लाकर उसे कामचोर कहती। आरती ने भी भाभी से तंग आकर सोचा कि वो अब सीधे भाईजान से ही बात करेगी। आरती ने सोचा कि वो एक बार नल को फिर से चेक कर लेगी कि कहीं वो एक ही दिन का चमत्कार तो नहीं था। आरती, इधर आना। जी चाचा जान। अरे बेटा, तुम 2 साल से दिनेश जी के यहाँ रह रही हो और उस दिन से पहले तुम कभी सोने के सिक्के लेकर नहीं आई। चाचा जान, वो कैसे बताऊं, शायद आप विश्वास नहीं करेंगे। सोने के नल के बारे में? चाचा जान, आपको कैसे पता चला? क्या भाईजान भाभी ने कुछ कहा? नहीं बेटा, उस रोहन और उसकी नर्क चढ़ी बीवी से तो मैंने तभी बात करना बंद कर दिया था जब उसे घर से धक्के मार के निकाला गया था। अरे आप ये क्या कह रहे हैं चाचा जान? हाँ बेटा, दिनेश जी एक बहुत ही नेक दिल इंसान थे। उन्हें एक दिन खुदा की ओर से तोहफे के तौर पर वो सोने का नल मिला। उन्होंने कभी उन सोने के सिक्कों का गलत इस्तेमाल नहीं किया। वो महीने में बस 3-4 सिक्के निकालते थे और उसे फरोख्त के आसपास के अनाथ आश्रम में दान दे देते थे। पर ये रोहन, ये अपने अम्मी अब्बा जैसे बिल्कुल नहीं था। पर उनको घर से क्यों निकाल दिया? रोहन और उसकी बेगम को सोने के नल के लालच में अंधा कर दिया था। वो भी इस हद तक कि रोहन ने अपने खुद की अम्मी के ऊपर हाथ उठा दिया। दिनेश जी ने उसी वक्त दोनों को घर से रुखसत कर दिया। या अल्लाह, ये सब तो मुझे मालूम ही नहीं था, इसीलिए वो मुझे उस घर से निकालने की फिराक में लगे हुए हैं। बेटा, तुम किसी तरह से उस नल को छुपा दो, वरना वो रोहन और उसकी बेगम सारा सोना खा जाएंगे और दिनेश जी की आत्मा को कभी भी सुकून नहीं मिल पाएगा। पर चाचा जान, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मुझे तो उस घर से निकाला जा रहा है। बेटा, उस नल को या तो तुम तोड़ दो
या उन दोनों को उस घर से निकलवा दो। आरती घर पहुंचती है और वहां उसका इंतजार भैया भाभी जान के साथ साथ पुलिस भी कर रही होती है। देखिए इंस्पेक्टर साहब, यही है वो लड़की जिसने मेरे अब्बा के कीमती सोने के सिक्के चुराए हैं। नहीं नहीं, ये सच नहीं है इंस्पेक्टर। अच्छा, झूठी, ये सच नहीं है तो तू ये सोने के सिक्के की थैली लेकर कहाँ भागने वाली थी? देखिए सर, इसने सारे कपड़े भी पैक करके रखे हैं भागने के लिए। नहीं सर, ये बिल्कुल सच नहीं है, बल्कि मुझे ये लोग घर से निकाल रहे थे। इंस्पेक्टर ने आरती को पकड़ लिया और जेल ले जाने लगा। तभी सुनार और आसपास के लोग आरती की मदद करने आए और सबने रोहन और मीता की सच्चाई इंस्पेक्टर को बता दी और इंस्पेक्टर को मजबूर कर दिया कि रोहन और मीता को पकड़कर जेल ले जाने के लिए। रोहन और मीता को जेल हो गई और आरती ने दिनेश शर्मा के नाम से उस घर में एक अनाथ आश्रम खोल लिया और उन सिक्कों से गरीबों की मदद करने लगी। श्याम और रीमा शौहर बीवी थे। दोनों अपने बच्चों के साथ मनाली में रहते थे। दिन में श्याम और रीमा मैगी बेचते और शाम होते ही दोनों मोमोज बेचना शुरू करते थे। उन दोनों का कारोबार बहुत चलने लगा। जो लोग मनाली घूमने जाते वो जरूर उनके यहाँ मोमोज खाने के लिए जाते थे। लोगों को बहुत पसंद आता था। लोग शाम के मोमोज के मुरीद हो गए थे। रीमा की मैगी के खरीदार नहीं आते थे। इससे श्याम और रीमा में अनबन होने लगी। क्यों बेगम, आज क्या बनाई हो खाने में? तुम्हारे हाथ की मैगी खाए तो बहुत दिन हो गए हैं। हाँ जी, ठीक कहते हैं आप। बना लीजिए मेरा मजाक, मैं तो हूँ ही इसी लायक। बाहर लोगों को मेरी मैगी पसंद नहीं आ रही और ऊपर से आप भी शुरू हो गए। रीमा गुस्से से किचन में चली जाती है। एक दिन शाम की दुकान पर एक आदमी आया और कहने लगा, भाई साहब, आपके मोमोज लाजवाब हैं। ऐसे मोमोज मनाली तो क्या पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। मेरा तो दिल करता है भाई कि मैं आपके हाथ चूम लूं। तारीफ सुने कई दिन हो गए थे, आप आज आए हैं। ये सारी चीजें सुन सुनकर थक गया हूं मैं। कुछ लेना है तो बोलिए, बस ख्याल रखिएगा आपकी सफलता इंतहा पार न कर ले। सफल हूँ इसीलिए मुझे गुरूर है। वो आदमी इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। शाम की सफलता को देखकर कई और लोगों ने वहाँ पर मोमोज की गाड़ी लगा दी। लगता है हमारे धंधे को किसी की नजर लग गई है। मैंने आपको कहा था ना, ज्यादा हवाबाजी मत कीजिए। अब देखिए, हमारा व्यापार देखते ही बाकी लोगों ने भी मोमोज का ठेला खोल लिया है। तुम इसकी फिक्र मत करो। लोग कारोबार नहीं, रवैया देखकर खरीदारी करते हैं और वही लोग व्यापार और व्यवहार करके हमसे आगे निकल जाएंगे और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। कोई न कोई तरकीब हमें निकालनी होगी, वरना तुम्हारी बातें सच साबित होंगी। श्याम रीमा की बातों को अनदेखा कर देता है। कुछ दिनों के अंदर ही उनका कारोबार ठप हो जाता है। श्याम इस बात से फिक्रमंद हो जाता है। एक दिन श्याम बाजार से अपने कारोबार के सामान ला रहा था, तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसे चोट लग जाती है। जख्म गहरे होने की वजह से डॉक्टर ने कहा कि श्याम को 3 महीने तक आराम करना होगा। आपको इनका ज्यादा ख्याल रखना होगा। इनसे कहिए कि ये पहले जैसा काम ना करें, आराम करें। श्याम काम नहीं कर पाने की वजह से मायूस हो जाता है और घर की तकलीफ देखकर रीमा से कहता है, ये कैसा वक्त आ गया है हमारी जिंदगी में, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। तुम अकेले ये सब कैसे कर पाओगी? इस वक्त मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए बहुत शर्मिंदा हूँ। आप घर की चिंता मत कीजिए। मैंने बच्चों को छुट्टी मनाने के लिए मायके भेज दिया है। कुछ दिन मैं आपका ख्याल रखकर घर चला लूंगी। काश मैं तुम्हारी मदद कर पाता। रीमा ने अपना कारोबार फिर से शुरू कर दिया। श्याम की मदद ना मिलने की वजह से वो सिर्फ मैगी ही बनाकर बेच पाती थी, पर कारोबार ठीक ठाक हो रहा था। एक दिन सुबह रीमा ने अपनी दुकान खोली ही थी कि वहाँ पर एक गरीब बुढ़ा भीख मांगते हुए रीमा की दुकान पर आ गया। गरीब बुढ़ा रीमा को दुकान पर देखकर श्याम को ढूंढने लगता है। बेटी, यहाँ पर एक बेहतरीन मोमोज वाला नौजवान रहा करता था, वो कहाँ चला गया?
बड़े दिन हो गए उसने मुझे मोमोज नहीं खिलाए। जी, वो हमारे शौहर हैं। उनका कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हो गया, इसीलिए हम लोग सिर्फ मैगी ही बेचते हैं। मैं आपको मैगी खिला देती हूँ, आप इसे खा लीजिए। रीमा ने उस गरीब बुढ़े को मैगी दे दिया। मैगी खाते ही बुढ़े ने कहा, लाजवाब, ऐसा लजीज मैगी मैंने आज तक नहीं खाया। तुम दोनों मियाँ बीवी के हाथों में जादू है। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। गरीब बुढ़े की बात सुनकर रीमा को अच्छा लगा, मगर उसने मैगी के पैसे मांगे। जी शुक्रिया। अच्छा, अब मैगी के पैसे दीजिए। अब पैसे? कैसे पैसे? मैंने तो कभी तुम्हारे शौहर को पैसे नहीं दिए। मैं जब भी आता था वो मुझे मुफ्त में मोमोज खिलाता था। सुबह सुबह इन्होंने आकर दिन की शुरुआत ही खराब कर दी। लगता है आज का दिन ही बेकार जाने वाला है। गरीब बुढ़ा वहाँ से जाने ही वाला था, मगर वो रुक गया और बोला, मैं अक्सर तुम्हारे शौहर के हाथ के मोमोज खाकर उसे जादुई ताबीज दिया करता था, जिससे तुम्हारे दुकान की खूब बिक्री होती थी। वही मैं तुम्हें भी देने वाला हूँ। गरीब बुढ़े ने अपनी झोली में से एक ताबीज निकाली। इस ताबीज को तुम अपनी दुकान पर बांध दो और अपना कारोबार देखो। कैसी तावीज? उन्होंने तो मुझे इस बारे में कभी कुछ नहीं बताया। ये लो, और अब से मैगी और मोमो को साथ में मिलाकर बनाना शुरू कर दो। तुम मैगी बहुत बेहतरीन बनाती हो और अपने शौहर की मदद से मैगी और मोमोज को मिलाकर उसका कारोबार करो। इतना कहकर गरीब बुढ़ा वहाँ से चला जाता है। रीमा घर जाकर श्याम को सारी बातें बताती है। श्याम सारी बातें सुनकर कहता है, कई साल पहले एक बार ये गरीब बूढ़े बाबा हमारी दुकान पर आए थे। मैंने इन्हें मोमोज खिलाए। उस वक्त उन्होंने मुझे एक ताबीज दी थी, जिसे मैंने हमारे मोमोज की दुकान पर लगाई थी और दुकान चल निकली। लगता है ये वैसी ही ताबीज है। और उन्होंने ये भी कहा कि हमें मैगी और मोमोज बेचने चाहिए। मैगी और मोमोज का मिश्रण। जैसा उन्होंने कहा है हमें वैसा ही करना चाहिए। इससे हमारे कारोबार में सिर्फ बढ़त ही होगी। श्याम की बात सुनकर रीमा ने अपनी दुकान पर गरीब बूढ़े बाबा की तावीज बांध दी और मैगी मोमोज बनाना शुरू कर दी। देखते ही देखते पूरे मनाली में उसके मोमोज और मैगी की बहुत तारीफ होने लगी। रीमा के हाथ की मैगी और मोमोज मुसाफिरों को इतने पसंद आने लगे कि हर कोई मजे लेकर खाने लगा। दूसरे मोमोज वाले अपना कारोबार बंद करके वहां से चले गए और श्याम की तबीयत पहले से बेहतर हो गई। अब से मैं भी तुम्हारा हाथ बटाऊंगा, हमारा कारोबार और चलने लगेगा। हमारे मैगी और मोमोज अब सबको पसंद आने लगे हैं। क्यों ना हम अपना धंधा एक हाथ गाड़ी से नए कैंटीन में बदल लें और तरह तरह के मैगी और मोमोज बनाकर बेचें। इससे हमारा मुनाफा होगा। कैंटीन ही नहीं, बल्कि अब हम मोमोज की पूरी फैक्ट्री खोल देंगे। तुमने परिवार और कारोबार बखूबी संभाला है। मेरे ना होने के बावजूद इससे ज्यादा गुरूर मुझे कभी नहीं हो सकता। श्याम और रीमा ने एक बड़ी सी मोमोज की कैंटीन खोल ली। उनका कारोबार पहले से 2 गुना ज्यादा चलने लगा और वो खुशी खुशी अपने परिवार के साथ फिर से रहने लगे।